Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss the most important topic of operating system और ये important topic processes के बारे में है. तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में processes के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. राइट, आगे मूव करते हैं. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. ये पॉइंट्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इस टॉपिक में बेसिकली क्या चीजें स्टडी करने जा रहे हैं. हम प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस स्केड्यूलिंग को डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है कि आखिर हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं. इस टॉपिक को डिस्कस करने के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या हैं. तो फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं. टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ अ प्रोसेस. यहाँ पे नोशन का एक वर्ड यूज किया गया है. इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेस की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस चैप्टर के अंदर कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन की स्टेट पे होता है तो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं. सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि इस चैप्टर में प्रोसेसेस के कुछ फीचर्स को डिस्कस किया गया है जिसमें स्केड्यूलिंग है, प्रोग्राम क्रिएशन है, प्रोग्राम टर्मिनेशन है एंड कम्युनिकेशन है. और थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कम्युनिकेशन को डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के अंदर. सो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि प्रोसेस होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस की डेफिनेशन बताऊंगी और देन हम मूव करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को किस तरह के वेज में एग्जीक्यूट करवाता है. तो प्रोसेस होता क्या है. हमारे पास, आपको पता है, हार्ड डिस्क में मल्टीपल प्रोग्राम स्टोर होते हैं. ठीक है, जब तक वो हार्ड डिस्क में होते हैं हम उन्हें प्रोग्राम कहते हैं. लेकिन जैसे ही प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए तो हम उसे प्रोसेस का नाम देते हैं. राइट, यानी कि हमारा प्रोग्राम जब बिल्कुल रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए या वो एग्जीक्यूशन की स्टेट पे है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम उसको प्रोसेस कहेंगे. बेसिकली जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ जाता है तो हम उसे प्रोसेस का नाम दे देते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है. अब दो वेज हैं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. एक है बैच सिस्टम और एक है टाइम शेयर्ड सिस्टम. तो सबसे पहले हम बैच सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं. बैच सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 8 जॉब्स हैं और मैंने उनका एक बैच बना दिया है. वो बैच सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया जाएगा. सीपीयू उस बैच में जितनी भी जॉब्स होंगी उनको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा और इसमें यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि यूजर से कोई इनपुट नहीं ली जाती. इसका मतलब ये है कि इसमें जो जॉब्स होंगी उसमें इनपुट ऑलरेडी डिफाइंड होगी, यानी कि इनपुट पहले ही दे दी होगी कोडिंग के जरिए और यूजर की कोई इंटरेक्शन नहीं होगी प्रोग्राम के साथ. एंड सीपीयू प्रोग्राम्स को कॉन्टिन्यूसली एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता जाएगा, यानी कि उस बैच को एग्जीक्यूट करेगा. राइट, सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया गया है टाइम शेयर्ड सिस्टम को. टाइम शेयर्ड सिस्टम में ये होता है कि मल्टीपल जॉब्स होती हैं और सीपीयू हर जॉब को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है. इसमें यूजर की इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूटिलाइज की जाएंगी इनपुट लेने के लिए एंड आउटपुट डिलीवर करने के लिए. और हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टाइम एलोकेट कर दिया जाएगा कि ये प्रोसेस इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा. जब उसका टाइम आउट हो जाएगा तो कंट्रोल दूसरे प्रोसेस की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा और सीपीयू सेकंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. जब उसका टाइम आउट हो जाएगा तो सीपीयू थर्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल थर्ड प्रोसेस की तरफ आ जाएगा. तो इसे हम टाइम शेयर्ड सिस्टम कहेंगे.
देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक है, डाटा सेक्शन है एंड हीप है। तो हम इनको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोसेस के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ये वही पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, तो इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट सेक्शन के मुतालिक बताऊंगी कि टेक्स्ट सेक्शन होता क्या है। आपको पता है कि प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी होती हैं। वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, लाइक C++, जावा और एनी अदर लैंग्वेज, राइट। तो हम उसको कोडिंग का नाम देते हैं कि ये प्रोग्राम कोड है। जो प्रोग्राम कोड होता है हम उसे टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं। सेकंड पॉइंट में प्रोग्राम काउंटर को डिस्कस किया गया है कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। आपको पता है कि प्रोग्राम काउंटर के पास उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसको नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना होता है, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस किसके पास होगा, प्रोग्राम काउंटर के पास होगा। थर्ड पॉइंट में स्टैक को डिस्कस किया गया है। स्टैक एक टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है। इसमें डाटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। किस टाइप का डाटा होगा, वो फंक्शन पैरामीटर्स हो सकते हैं, रिटर्न एड्रेसेस हो सकते हैं एंड लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डाटा सेक्शन की बात की गई है। डाटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, यानी कि डाटा सेक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स को होल्ड करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैक में लोकल वेरिएबल्स होते हैं एंड डाटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हीप को डिस्कस किया गया है कि हीप क्या होती है। हीप उस मेमोरी को कंटेन करती है जो डायनामिकली एलोकेट की जाती है ड्यूरिंग रन टाइम। डायनामिकली एलोकेट का क्या मतलब है, यानी कि एक प्रोग्राम था, उसको हमने मेन मेमोरी में लोड करवाना था, तो वो मेन मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे लोड हो सकता है। कंपल्सरी नहीं है कि जब भी वो मेन मेमोरी में लोड होगा वो एक फिक्स लोकेशन पे ही स्टोर होगा, तो ये कंपल्सरी नहीं है। जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगी वो वहाँ पे लोड हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिकली एलोकेटेड। लेकिन अगर हम कोई लोकेशन फिक्स कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए कि ये प्रोग्राम जब भी मेन मेमोरी में आएगा ये इसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर होगा, तो हम उसको स्टैटिक एलोकेटेड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हीप उस मेमोरी को कंटेन करता है जो डायनामिकली एलोकेटेड होती है। आपको पता है कि प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी होती है और प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है, यानी कि जब प्रोग्राम हमारे पास हार्ड डिस्क में होता है तो वो एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव होता है, ठीक है। और प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है क्योंकि अब वो रैम में आ गया है और एग्जीक्यूट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इनटू मेमोरी। आपको पता है कि जब प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए तो हम उसे प्रोसेस का नाम दे देते हैं। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, execution of program started with GUI mouse click command line entry of its name and etc. GUI stands for graphical user interface, यानी कि आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोल्डर है, मैंने उस पर डबल क्लिक किया तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। मेरे लिए तो वो ओपन हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कहेंगे कि वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है। अगर हम एक ऐसे पर्सन की बात करें जिसको कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उसके लिए तो वो फोल्डर जस्ट ओपन हुआ है। ऐसा पर्सन जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है उसके लिए वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो आप उस फोल्डर पे डबल क्लिक करके उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं, या आप उसके नेम पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, या आप राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को। तो ये मल्टीपल वेज यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस, कि एक प्रोग्राम के मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं जो उसी सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोग्राम है
और उस एक प्रोग्राम को मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जब मल्टीपल यूजर्स उस एक प्रोग्राम को यूज करेंगे तो हम उसे मल्टीपल प्रोसेसेस का नाम दे सकते हैं कि एक प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेसेस बन सकता है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मेमोरी की एक डायग्राम है जो प्रोसेस में चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जो पॉइंट्स इन्वॉल्व थे वो यहाँ पे आपको एक डायग्राम की फॉर्म में विजिबल है। यहाँ पे स्टैक है, हीप है, डाटा है एंड टेक्स्ट है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्स्ट प्रोग्राम कोड को कहते हैं। डाटा वो होता है जो ग्लोबल वेरिएबल्स को होल्ड करता है एंड हीप वो मेमोरी है जो डायनामिकली एलोकेट होती है एंड स्टैक एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है जिसमें फंक्शन पैरामीटर्स एंड एड्रेसेस वगैरह स्टोर होते हैं। वो सारे फीचर्स जो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो आपको एक डायग्राम की फॉर्म में विजिबल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम प्रोसेस की स्टेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ 5 स्टेट्स हैं जिनसे प्रोग्राम गुजरता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में आपका जो प्रोसेस है वो क्रिएट होता है, यानी कि अभी अभी आपका प्रोसेस जो क्रिएट हुआ है वो न्यू स्टेट पे हुआ है। रनिंग स्टेट पे वो प्रोसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। वेटिंग स्टेट पे वो प्रोसेस होते हैं जो किसी आईओ डिवाइस का वेट कर रहे होते हैं। रेडी स्टेट पे वो प्रोसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट होने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और टर्मिनेटेड स्टेट पे वो प्रोसेस होते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुकी होती है। आगे मूव करते हैं, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू स्टेट है, ठीक है। न्यू स्टेट पे आपका प्रोसेस पड़ा हुआ था, आपका प्रोग्राम क्रिएट हुआ है अभी। देन वो कहाँ पे आया? रेडी की स्टेट पे। रेडी की स्टेट पे आने का मतलब ये है कि अब वो मेन मेमोरी में आ गया है, अब वो प्रोसेस बन गया है, ठीक है। न्यू में तो अभी प्रोग्राम क्रिएट हुआ था, रेडी का मतलब है कि अब वो मेन मेमोरी में आ गया है, अब एग्जीक्यूट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एग्जीक्यूट होने के लिए वो कहाँ पे जाएगा? रनिंग स्टेट पे। रनिंग स्टेट पे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा या प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि फिनिश हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो ये है कि आपका एक प्रोग्राम क्रिएट हुआ, रेडी की स्टेट पे आया, यानी कि वो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। देन वो रनिंग की स्टेट पे गया। जब वो रनिंग की स्टेट पे गया तो सीपीयू अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट कर रहा था कि इंटरप्ट आ गया। जैसे इंटरप्ट आया तो अब आपको आईओ डिवाइस की जरूरत है, क्योंकि आईओ डिवाइस आपको फौरी तौर पे तो असाइन नहीं होती। तो जब तक वो असाइन नहीं होगी आपका प्रोग्राम दोबारा से रेडी की स्टेट पे चला जाएगा और यहाँ पे प्रोग्राम वेट करेगा। और जब उसे इंटरप्ट हैंडलिंग की कॉल आ जाएगी तो वो दोबारा से रेडी की स्टेट से रनिंग की स्टेट पे चला जाएगा और उसकी रिमेनिंग एग्जीक्यूशन होगी और टर्मिनेट हो जाएगा। ये सेकंड सिनेरियो था। थर्ड सिनेरियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रोग्राम रनिंग की स्टेट पे था, तो उसे किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ी। हो सकता है उसने कोई इनपुट लेनी हो यूजर से या कोई आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो। तो इनपुट या आउटपुट डिवाइस इतनी इजीली तो असाइन नहीं हो जाती या इमीडिएटली तो नहीं हो जाती। तो वो प्रोग्राम जो रनिंग की स्टेट पे था वो वेटिंग की स्टेट पे आ जाएगा। जब वो वेटिंग की स्टेट पे आएगा तो अब वो आईओ डिवाइस का वेट कर रहा है। जैसे ही उसे आईओ डिवाइस असाइन कर दी जाएगी तो वो वेटिंग की स्टेट से रेडी की स्टेट पे चला जाएगा। और अब यहाँ पे आपका प्रोसेस बिल्कुल रेडी है आईओ डिवाइस के साथ कि उसे रनिंग की स्टेट पे ट्रांसमिट करवाया जाए और उसे एग्जीक्यूट किया जाए और एग्जीक्यूट होने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन तीनों सिनेरियोज को डिस्कस किया है। यहाँ पे एक बात है स्केड्यूलर डिस्पैच। स्केड्यूलर डिस्पैच एक्चुअली इस लाइन के लिए शो हो रही है, ठीक है। स्केड्यूलर डिस्पैच का मतलब ये है कि स्केड्यूलिंग के मुताबिक आपका जो प्रोग्राम होगा वो रेडिंग की स्टेट से रनिंग की स्टेट पे ट्रांसमिट करवाया जाएगा। हो सकता है कि प्रोग्राम प्रायोरिटी की बेस पे ट्रांसमिट करवाया जाए, हो सकता है फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व की बेस पे ट्रांसमिट करवाया जाए, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म जॉब की बेस पे ट्रांसमिट करवाया जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्केड्यूलिंग, ठीक हो गया। ओके व्यूअर्स,
अब हम पीसीबी को डिस्कस करने जा रहे हैं। पीसीबी क्या होता है? इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होगा। पीसीबी में किस हवाले से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। इन सब की इंफॉर्मेशन पीसीबी के पास होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोसेस स्टेट को डिस्कस करते हैं। प्रोसेस स्टेट का मतलब ये है कि इस वक्त जो प्रोसेस है वो किस स्टेट पे है। क्या वो न्यू की स्टेट पे है, रेडी की स्टेट पे है, रनिंग की है, या वेटिंग की स्टेट पे है, या टर्मिनेशन की स्टेट पे है। वो किस स्टेट पे है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? पीसीबी के पास। देन प्रोग्राम काउंटर। आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, राइट। प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट करता है द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि आपके प्रोसेस में जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है, राइट। देन सीपीयू रजिस्टर्स। डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर में किस टाइप के रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। लाइक जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकते हैं, इंडेक्स रजिस्टर हो सकते हैं, स्टैक पॉइंटर्स हो सकते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन भी पीसीबी स्टोर करवाता है। किस बेस पे प्रोसेसेस को सीपीयू पे ट्रांसमिट करवाया जाएगा, क्या वो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व के तौर पे सीपीयू पे ट्रांसमिट करवाए जाएंगे, या फिर प्रायोरिटी की बेस पे, या शॉर्ट जॉब की बेस पे, या राउंड रॉबिन की बेस पे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पीसीबी के पास होगी कि उसके अंडर जो प्रोसेस है वो किस बेस पे सीपीयू पे ट्रांसमिट होगा, किस स्केड्यूलिंग की बेस पे, इन चारों में से। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में ये है कि आपका जो प्रोसेस है वो मेमोरी की किस लोकेशन पे स्टोर है, कि प्रोसेस किस लोकेशन से इनिशिएट हो रहा है। जिस लोकेशन से प्रोसेस इनिशिएट हो रहा होता है उसको हम बेस एड्रेस कहते हैं, और जिस लोकेशन पे प्रोसेस फिनिश हो रहा होता है, यानी कि प्रोसेस की लास्ट इंस्ट्रक्शन जिस एड्रेस लोकेशन पे होती है, हम उसको लिमिट एड्रेस कहते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन पीसीबी के पास होती है। इसके अलावा पेजिंग की टेक्निक में पेज टेबल्स होते हैं, एंड सेगमेंटेशन की टेक्निक में सेगमेंट टेबल्स होते हैं। ये हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टडी किया हुआ है, तो इनकी डिटेल भी पीसीबी के पास होती है। टाइम लिमिट पीसीबी के पास होती है कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। अकाउंट नंबर्स होते हैं। हर प्रोसेस का एक अकाउंट नंबर होता है, यानी कि आइडेंटिफायर होता है। हर प्रोसेस का अपना एक नंबर होता है। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी के पास होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इस चीज की इंफॉर्मेशन होती है कि सीपीयू प्रोसेस को कितने टाइम से यूटिलाइज कर रहा है। टाइम लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम है, उसे 4 सेकेंड तक एग्जीक्यूट होना है, तो ये टाइम लिमिट्स में इन्वॉल्व होगा कि उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, 4 सेकेंड्स। देन अकाउंट नंबर इन्वॉल्व होता है इसमें। अकाउंट नंबर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये किसी भी प्रोसेस का आइडेंटिफायर या आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एंड जॉब एंड प्रोसेस का नंबर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। And the last point is IO status information. IO status information में इस चीज की इंफॉर्मेशन होती है कि जो आपका प्रोसेस है वो किस टाइप की इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूटिलाइज कर रहा है और कितनी देर से कर रहा है। तो इसकी इंफॉर्मेशन IO स्टेटस इंफॉर्मेशन होती है जो पीसीबी के पास होती है। ठीक है, और हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। सारे पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन पीसीबी के पास होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको पीसीबी की एक डायग्राम विजिबल होगी। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस नंबर क्या होता है। हर प्रोसेस का अपना एक नंबर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, वो प्रोसेस किन रजिस्टर्स को
एक्सेस कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन पीसीबी के पास होगी। मेमोरी में उसकी लिमिट कितनी है, यानी कि एक मेमोरी है आपके पास और उस मेमोरी में फॉर एग्जांपल उसका जो बेस एड्रेस है वो 300 है। 300 से प्रोग्राम इनिशिएट हो रहा है और उसकी लिमिट 400 एड्रेस तक है। तो यहाँ पे आपको लिमिट भी बताई गई है एंड बेस एड्रेस भी बताया गया है, ठीक है। एंड लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, इसमें कौन कौन सी फाइल्स इन्वॉल्व है उनकी लिस्ट भी आपकी पीसीबी के पास होगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम एक डायग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कैसे स्विच करता है। तो इसको एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास एक प्रोसेस है P0, वो मेन मेमोरी में लोड हुआ और सीपीयू पे ट्रांसमिट हुआ, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो रहा था। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन की स्टेट पे आया तो स्टार्टिंग में ही इंटरप्ट आ गया और सिस्टम कॉल, ठीक है। इंटरप्ट को आप सिस्टम कॉल भी कह सकते हैं। जैसे ही इंटरप्ट आया तो आपको पता है कि हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। यहाँ पे आपका जो प्रोसेस था वो 0 था, तो आपके पास जो उसका पीसीबी है, पीसीबी 0 है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो पीसीबी है ये प्रोसेस 0 का है। तो जिस लोकेशन पे इंटरप्ट आया था पीसीबी में उसका एड्रेस स्टोर होगा, यानी कि वो स्टेट स्टोर हो कि प्रोग्राम की कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी कि इंटरप्ट आ गया, तो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसीबी सेव कर देगा। तो अब आपको पता है कि इंटरप्ट हैंडल करवाने के लिए आईओ डिवाइस की जरूरत होती है। आईओ डिवाइस आपको फौरन तो असाइन नहीं हो जाती, तो आपको प्रोसेस को वेटिंग की स्टेट पे लेके जाना पड़ता है कि जब तक आईओ डिवाइस असाइन नहीं होती सीपीयू किसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। तो अब यहाँ पे आप समझ लें कि जैसे ही पीसीबी में वो एड्रेस लोकेशन स्टोर हो गई है जहाँ पे इंटरप्ट आया था, तो हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस P1 के नाम से लोड हो रहा है मेन मेमोरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दी लोड स्टेट फ्रॉम PCB1। PCB1 किसका है? प्रोसेस 1 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। तो प्रोसेस 1 जो है वो मेन मेमोरी में स्टेट पे लोड हुआ है, तो सीपीयू ने फिर प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया है। ये जो एग्जीक्यूशन हो रही है ये हमारे पास प्रोसेस 1 की हो रही है, राइट। अब सीपीयू प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करवा रहा था कि इंटरप्ट हैंडलिंग की कॉल आ गई, ठीक है, कि जो आपका प्रीवियस प्रोसेस था उसका इंटरप्ट अब हैंडल हो सकता है। तो जैसे ही कॉल आई तो जो P1 की करंट स्टेट थी वो PCB1 ने स्टोर करवा ली कि जहां तक या जिस एड्रेस लोकेशन तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका था वो एड्रेस लोकेशन PCB1 ने स्टोर करवा ली, ठीक है, उस स्टेट को सेव करवा लिया और फिर सीपीयू प्रीवियस जॉब पे या प्रीवियस प्रोसेस पे मूव कर गया। तो अब आपके पास दोबारा से सीपीयू प्रोसेस 0 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो गया है। जहां से उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई थी वहीं से बिल्कुल रिज्यूम हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपीयू ने प्रोसेस 0 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो आपने कंसीडर करनी है वो आइडल की स्टेट्स है। देखिए, जब सीपीयू एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के दरमियान स्विच कर रहा था, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये स्विचिंग हो रही है, यानी कि सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच कर रहा है। तब सीपीयू कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी कि सीपीयू आइडल स्टेट पे है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीपीयू कब आइडल स्टेट पे होता है? वो तब आइडल स्टेट पे होता है जब वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर रहा होता है, यानी कि एक प्रोसेस जा रहा होता है और दूसरा प्रोसेस सीपीयू पे आ रहा होता है, तो सीपीयू आइडल होता है। सिमिलरली जब आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम से 0 प्रोग्राम पे स्विच हो रहा था तब भी सीपीयू आइडल स्टेट पे था। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
प्रोसेस स्केड्यूलिंग के प्रोसेसेस की स्केड्यूलिंग क्यों की जाती है। प्रोसेसेस की स्केड्यूलिंग इसलिए की जाती है ताकि सीपीयू के यूज को मैक्सिमाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और सीपीयू क्विकली स्विच करे किसके दरमियान, प्रोसेसेस के दरमियान। ठीक है, यानी कि कुछ देर के लिए सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे, जब उसका टाइम आउट हो जाए तो कंट्रोल दूसरे प्रोसेस की जानिब ट्रांसमिट हो जाए और सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे एंड देन जब उसका टाइम आउट हो जाए तो सीपीयू थर्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर ले। तो इस तरह सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान स्विच करता है। प्रोसेस स्केड्यूलर, प्रोसेस स्केड्यूलर बताता है कि अब कौन सा प्रोसेस सीपीयू पे ट्रांसमिट होगा। देन देयर आर सम स्केड्यूलिंग क्यूज, इन स्केड्यूलिंग क्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला जो क्यू है वो जॉब क्यू है। जॉब क्यू में हमारे पास तमाम प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। रेडी क्यू पे आपको पता है कि वो प्रोसेसेस मौजूद होते हैं जो मेन मेमोरी में हो और एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी हो। और डिवाइस क्यू में वो तमाम प्रोसेसेस होते हैं जो किसी आईओ डिवाइस का वेट कर रहे होते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज प्रोसेसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज। प्रोसेस जो है वो माइग्रेट करते हैं इन क्यूज के दरमियान, यानी कि प्रोसेस पहले जॉब क्यू में होते हैं, देन वो रेडी क्यू में आ जाते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर उन्हें आईओ डिवाइस चाहिए तो वो डिवाइस क्यू में आ जाते हैं। तो हमारे पास इन क्यूज के दरमियान से प्रोसेसेस माइग्रेट होते रहते हैं। यहाँ पे प्रोसेस स्केड्यूलिंग की रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि ये रेडी क्यू है। रेडी क्यू का मतलब ये है कि जो प्रोसेस हैं वो मेन मेमोरी में मौजूद हैं और एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी है। देन इन्हें सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया गया है। सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करेगा एंड इनको फिनिश कर देगा, यानी कि ये एंड की स्टेट है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। अब हो सकता है कि जब वो रनिंग की स्टेट पे थे, यानी कि सीपीयू उनको एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उनको किसी आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ गई। तो आईओ डिवाइस को आप रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट करने के बाद वो प्रोसेस जिनको आईओ डिवाइस चाहिए थी वो आईओ क्यू में वेट करेंगे जब तक उनको आईओ डिवाइस असाइन नहीं हो जाती। जैसे ही उन्हें आईओ डिवाइस असाइन होगी वो दोबारा से रेडी क्यू में आ जाएंगे और रेडी क्यू से दोबारा से सीपीयू में चले जाएंगे और सीपीयू उनकी रिमेनिंग एग्जीक्यूशन करेगा और उन्हें एंड कर देगा, राइट। सेकेंड बात इसमें ये बताई गई है कि हो सकता है कि सीपीयू जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हो उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो जाए, यानी कि उसका टाइम ही खत्म हो जाए, तो सीपीयू को फिर दूसरे प्रोसेस पे स्विच करना पड़ेगा। तो इतनी देर में हमारे पास वो प्रोग्राम जिसका टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो गया है वो रेडी क्यू में वेट करेगा। तो यहाँ पे वेटिंग की स्टेट पे होगा वो प्रोसेस जिसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो चुका था और उसे अब दोबारा सीपीयू पे ट्रांसमिट होना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सीपीयू पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो आपका पेरेंट प्रोसेस था। पेरेंट प्रोसेस का एक चाइल्ड प्रोसेस था। अब जब तक वो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो चाइल्ड प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाने के लिए वेटिंग स्टेट पे आएगा। चाइल्ड प्रोसेस जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारा वो प्रोग्राम रेडी की क्यू में चला जाएगा और रेडी की क्यू पे वेटिंग स्टेट पे होगा और देन वो सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया जाएगा ताकि जो रिमेनिंग इम्प्लीमेंटेशन रह गई थी उस प्रोसेस की वो एग्जीक्यूट हो सके और प्रोग्राम फिनिश हो जाए, ठीक है। एक और सिनेरियो को इस डायग्राम में डिस्कस किया गया है कि सीपीयू पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, तो हो सकता है कि उसमें इंटरप्ट आ जाए, तो देन उस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए। तो जितनी देर तक इंटरप्ट हैंडलिंग की कॉल आएगी उतनी देर तक यहाँ पे वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट पे होगा। जैसे ही उसे इंटरप्ट हैंडलिंग की कॉल आएगी वो सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया जाएगा और देन सीपीयू उसकी रिमेनिंग एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और उसको टर्मिनेट कर देगा, यानी कि फिनिश कर देगा। तो यहाँ से आपको ये 4 सिनेरियोस क्लियर हो जाएंगे।
इस स्लाइड में हम स्केड्यूलर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको दो मेजर टाइप्स हाईलाइट की गई हैं। एक लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है और एक शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है। जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है हम उसे जॉब स्केड्यूलर कहते हैं। देखिए, जब आपके पास एक हार्ड डिस्क होती है और एक मेन मेमोरी होती है, तो जब हार्ड डिस्क से आप मेन मेमोरी में डाटा को लोड करवाते हो तो कुछ टाइम तो कंज्यूम होगा ना डाटा को लोड करवाने के लिए। तो वो जो टाइम कंज्यूम होगा उस वजह से आपका जो स्केड्यूलर है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर सिलेक्ट करता है उस प्रोसेस को जिसको उसने रेडी क्यू में रिजल्ट करवाना है। यानी कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर से पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होंगे। ठीक हो गया। सेकंड जो इसमें पॉइंट डिस्कस किया गया है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का है, जिसको सीपीयू स्केड्यूलर भी कहते हैं। आपके पास मेन मेमोरी है। अब मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम स्टोर्स हैं। अब मेन मेमोरी से कौन सा प्रोग्राम जो है वो सीपीयू पे ट्रांसमिट होगा, इस चीज को हैंडल कौन करेगा? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर सिलेक्ट करेगा कि कौन सा प्रोसेस अब सीपीयू पे ट्रांसमिट होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है वो फास्ट है क्योंकि मेन मेमोरी से ही डाटा सीपीयू पे ट्रांसमिट होता है। और जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है वो आपके पास स्लो हो सकता है क्योंकि हार्ड डिस्क से मेमोरी में डाटा लोड करवाया जाता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है वो मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। यानी कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर में हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करवाया जाता है। तो आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लोड होते हैं मेन मेमोरी में फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करवाता है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बताया गया है कि प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ईदर। प्रोसेस को आप दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, या तो वो आईओ बाउंड है या वो सीपीयू बाउंड है। आईओ बाउंड का मतलब ये है कि वो सिर्फ आईओ डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, यानी कि उन पे ज्यादातर काम आईओ डिवाइसेस से हो रहा है। और सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मतलब ये है सीपीयू के पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, कंप्यूटेशंस को परफॉर्म कर रहा है, उनकी वर्किंग को या आप कह लें कि उनकी एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन उसमें वो आईओ डिवाइस को यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो इसमें सीपीयू का ज्यादातर टाइम यूटिलाइज हो रहा है। सीपीयू बर्स्ट उस टाइम को कहते हैं जिसमें एक प्रोसेस सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे देखें जो सीपीयू की वर्किंग है वो ज्यादा है क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन करनी है, उसे किसी आईओ डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ रही, तो इसमें सीपीयू ज्यादा बिजी है। जबकि जो आईओ बाउंड प्रोसेसेस होते हैं उसमें सीपीयू ज्यादातर काम आईओ डिवाइसेस से ले रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेसेस है वो सीपीयू को लिमिटेड टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। और जबकि सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस में जो प्रोसेसेस है वो सीपीयू को लार्ज टाइम के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर? ओके व्यूअर्स, अभी तक हमने लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग एंड शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग को डिस्कस किया था, लेकिन अब हम मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्या वर्किंग है। ओके व्यूवर्स, अब हम मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेडी क्यू है। रेडी क्यू में वो प्रोग्राम होता है जो रेडी होता है एग्जीक्यूट होने के लिए। देन वो सीपीयू पे आया, सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। जैसे उसका प्रोग्राम आउट हो जाएगा तो वो दोबारा से सीपीयू से मेन मेमोरी में मूव कर जाएगा। तो हम उस प्रोग्राम को कह सकते हैं ना कि वो पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम है, राइट? तो ये सीपीयू से वो स्वैप आउट हो गया प्रोग्राम। अब वो जब दोबारा रेडी क्यू में आएगा तो हम उस स्टेट को क्या कहेंगे कि ये प्रोग्राम स्वैप इन हो रहा है। कहाँ पे स्वैप इन हो रहा है? रेडी क्यू में। यानी कि अब वो रेडी क्यू में दोबारा वेट कर रहा है क्योंकि उसका टाइम एक्सपायर हो चुका था।
तो अब वो यहाँ पे स्टेट पे वेट कर रहा है कि जब मेरी टर्न आएगी तो सीपीयू मुझे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक ये सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो इसमें ये है कि आपके पास एक प्रोग्राम रेडी क्यू की स्टेट पे है, सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और टर्मिनेट कर देगा, यानी कि एंड कर देगा, उसको फिनिश कर देगा। थर्ड सिनेरियो इसमें ये है कि सीपीयू एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था जो कि रेडी स्टेट से सीपीयू पे आया था। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उस प्रोग्राम को आईओ डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, तो वो प्रोसेस आईओ का वेट करेगा, तो वो इस क्यू में वेट कर रहा है। तो जैसे ही उससे आईओ डिवाइस असाइन होगी वो दोबारा से रेडी की स्टेट पे आ जाएगा और रेडी की स्टेट पे वेट करेगा कि कब उसे सीपीयू पे ट्रांसमिट करवाया जाए और सीपीयू उसकी रिमेनिंग एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट करे और उसे देन फिनिश कर दे। ठीक है, तो ये मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग का काम है। बेसिकली मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग क्या करता है, स्वैप आउट करता है एंड स्वैप इन करता है। किसको, प्रोसेस को। कहाँ से स्वैप आउट और स्वैप इन करता है, सीपीयू से। कब उसने स्वैप आउट करना है, इस बात को मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग हैंडल करेगी और रेडी क्यू में कब स्वैप इन और स्वैप आउट करना है, इस बात का ख्याल मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग रखती है। ओके व्यूवर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि जो सीपीयू है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान स्विच करता है, राइट? तो जब वो एक प्रोसेस को छोड़ता है तो जिस स्टेट पे छोड़ता है वो एड्रेस हमारे पास स्टोर होता है और सीपीयू जब एक न्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो वो जिस स्टेट से या जिस एड्रेस से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है ना, उस एड्रेस को भी सेव करता है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? ये कॉन्टेक्स्ट स्विच के थ्रू पॉसिबल है, यानी कि स्टेट्स को स्टोर करवाना कॉन्टेक्स्ट स्विच के थ्रू पॉसिबल है। कौन सी स्टेट्स को, कि अगर सीपीयू एक प्रोग्राम को लीव कर रहा है तो वो किस स्टेज पे लीव कर रहा है, किस एड्रेस लोकेशन पे लीव कर रहा है, और अगर एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है तो वो किस स्टेज पे या किस लोकेशन पे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनको स्टोर करवाया जाता है, इन एड्रेस लोकेशंस को। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी। आपके पास जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है हर प्रोसेस का, उसमें प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज आवर हेड। इसका क्या मतलब है कि जो सिस्टम होता है वो यूजफुल नहीं होता कि वो वर्क करे वाइल स्विचिंग। जैसे कि हमने एक डायग्राम डिस्कस की थी और मैंने उसमें बताया था कि जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर रहा होता है तो तब सीपीयू आइडल होता है, यानी कि वो कोई भी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज आवर हेड का यही मतलब है कि स्विचिंग के दौरान काम करना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इसमें एक सब पॉइंट है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसीबी कम्प्लेक्स होते हैं तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है वो लॉन्गर होगा, यानी कि वो भी लार्जर होगा, कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो भी कम्प्लेक्स है और आपका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो भी कम्प्लेक्स है। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्यों कम्प्लेक्स होगा? वो किसी ना किसी प्रोसेस की वजह से ही कम्प्लेक्स होगा ना, क्योंकि आपको पता है पीसीबी मल्टीपल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो हमने अर्लियर डिस्कस कर ली है, तो उन्हीं वजह से पीसीबी कम्प्लेक्स हो सकता है। तो उसी वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विच भी लार्जर और कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, देन है टाइम डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट। अगर आपके पास एक सीपीयू है और उसपे मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, तो एट अ टाइम मल्टीपल रजिस्टर से मल्टीपल डाटा को फेच किया जा सकता है। ठीक है, बजाय इसके कि आपके पास एक रजिस्टर हो और उस रजिस्टर से वन बाय वन करके आप डाटा को फेच कर रहे हो, तो ये बेटर नहीं है कि आपके पास मल्टीपल रजिस्टर है और आप एट द सेम टाइम तमाम डाटा को फेच कर रहे हो जो भी उस इंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड है डाटा, राइट? तो ये आप कह सकते हैं कि जो टाइम होता है वो आपके हार्डवेयर सपोर्ट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, अब हम प्रोसेस क्रिएशन को डिस्कस करते हैं।
प्रोसेस क्रिएशन में आपके पास दो तरह के प्रोसेसेस को डिस्कस किया गया है, एक प्रोसेस पेरेंट है और एक चिल्ड्रन है, ठीक है। देखिए पेरेंट प्रोसेस होते हैं तो चिल्ड्रन प्रोसेस बनते हैं ना। हर पेरेंट का एक चिल्ड्रन प्रोसेस होता है, ठीक है, और मल्टीपल चिल्ड्रन प्रोसेस भी हो सकते हैं। इसी तरह वो जो चिल्ड्रन प्रोसेस होते हैं वो अपने चिल्ड्रन प्रोसेसेस को क्रिएट करते हैं, यानी कि ये एक ट्री की फॉर्म में बन रहा होता है कि लाइक सबसे पहले आपके पास ऊपर पेरेंट है, देन उनके चाइल्ड है, और देन उनके चाइल्ड के फर्दर आगे चिल्ड्रन है। तो ये आपके पास आप कह सकते हैं कि एक ट्री की फॉर्म होती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास पेरेंट प्रोसेस है और ये दोनों इसके चाइल्ड प्रोसेस है, और ये पेरेंट प्रोसेस है इन दोनों चिल्ड्रन का। इसी तरह ये पेरेंट प्रोसेस है इन दोनों चिल्ड्रंस का। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात इसमें ये बताई गई है कि हर प्रोसेस का एक प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है, प्रोसेस नंबर होता है, या आप कह लें कि अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग, पेरेंट और चिल्ड्रन जो हैं वो तमाम रिसोर्सेज को मिल के शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपका सीपीयू, आपकी मेमोरी, आपका रजिस्टर, आपका कैशे, ये आपके रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के। तो पेरेंट प्रोसेस और चिल्ड्रन प्रोसेस उन तमाम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि पेरेंट को कुछ रिसोर्सेज असाइन किए गए हैं और चिल्ड्रन उन्हीं में से कुछ रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि पेरेंट एंड चिल्ड्रन कोई भी रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। आगे मूव करते हैं एग्जीक्यूशन पे कि एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि आपको पता है कि दो प्रोसेसेस हैं, पेरेंट और चिल्ड्रन कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी कि एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक चिल्ड्रन एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट नहीं हो जाते, यानी कि पेरेंट प्रोसेस तब तक वेट करेगा जब तक उसका चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एड्रेस स्पेस की बात की गई है। चिल्ड्रन प्रोसेस कितनी स्पेस लेंगे और पेरेंट प्रोसेस कितनी स्पेस लेंगे मेमोरी में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेन मेमोरी है, उस मेन मेमोरी में आपका पेरेंट प्रोसेस जितनी जगह ले रहा है एक लोकेशन के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लोकेशन है, इस पे जो आपका पेरेंट प्रोसेस है वो जितनी जगह ले रहा है उतनी ही जगह चाइल्ड प्रोसेस लेगा, लेकिन किसी और लोकेशन पे, ठीक है। इतनी ही जगह आपका ये चाइल्ड प्रोसेस लेगा। और जो सेकंड पॉइंट है उसका मतलब ये है कि चाइल्ड हैज अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट, कि आपके पास एक मेन मेमोरी है, उस मेन मेमोरी में आपका पेरेंट प्रोसेस जिस लोकेशन पे लोड है, चाइल्ड प्रोसेस भी उसी लोकेशन पे लोड होगा, यानी कि पेरेंट प्रोसेस भी इस लोकेशन पे लोड होगा और चाइल्ड प्रोसेस भी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। आगे बात करते हैं यूनिक्स एग्जांपल्स की। हमारे पास एक फोर्क सिस्टम है। फोर्क सिस्टम क्या करता है कि न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट करता है, और एक एग्जैक्ट सिस्टम है। एग्जैक्ट सिस्टम क्या करेगा? एग्जैक्ट सिस्टम फोर्क सिस्टम के बाद यूटिलाइज होता है और ये मेमोरी में प्रोसेसेस को रिप्लेस करता है, यानी कि एक प्रोसेस को रिप्लेस करके उसकी जगह एक न्यू प्रोसेस लेके आएगा। तो ये हमारे पास इसके लिए एग्जैक्ट सिस्टम यूटिलाइज होता है। ठीक हो गया। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फोर्क सिस्टम है, ठीक है। फोर्क सिस्टम कॉल क्या करेगी? ये एक फंक्शन है ना, तो फोर्क सिस्टम कॉल न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट करती है। पेरेंट प्रोसेस है एंड ये एक चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। पेरेंट प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। तब तक पेरेंट ने क्या किया? वेट किया। जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया,
तो देन पेरेंट एग्जीक्यूट होगा यानी कि रिज्यूम होगा और देन वो टर्मिनेट होगा। ये एंड की स्टेट है। तो यहाँ से पता चला कि आपका पेरेंट प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाता जब तक चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसको एक एग्जांपल से भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक MS वर्ड की एप्लीकेशन है जो ओपन है, ठीक है। उसमें मैंने ना एक वर्ड को अंडरलाइन करवाना है, वो मेरा चाइल्ड प्रोसेस है और MS वर्ड मेरा पेरेंट प्रोसेस है। तो जब तक मैं उस लाइन को अंडरलाइन नहीं कर लूंगी यानी कि अपने चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर लूंगी, पेरेंट प्रोसेस फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। जैसे ही चाइल्ड एग्जीक्यूट हो गया तो देन मैं कह सकती हूँ हाँ जी इसमें मैंने ये चेंजिंग्स की हैं, तो मेरा पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन पेरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे उनके चाइल्ड प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। ओके व्यूवर्स, अब हम प्रोसेस टर्मिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोसेस टर्मिनेशन में ये बात बताई गई है कि जब प्रोसेस अपनी लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है यानी कि CPU प्रोसेस की लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिलीट कर देता है, यानी कि अब वो एग्जीक्यूट हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको डीएलोकेट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस है, इसको मैं डिस्कस करती हूँ कि आउटपुट डाटा फ्रॉम चाइल्ड, एक चाइल्ड प्रोसेस था, उसकी जो भी आउटपुट आएगी वो पेरेंट पे ट्रांसमिट करवा दी जाएगी वाया वेट। अब यहाँ पे वाया वेट का क्या मतलब है, हमने जो प्रीवियस डायग्राम नहीं डिस्कस की, ये वाली डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेट की स्टेट थी वाया वेट, पेरेंट के पास उसके चाइल्ड प्रोसेस की आउटपुट जाएगी। जब आउटपुट चली जाएगी तो देन ही पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, बैक टू द स्लाइड। अब यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही प्रोग्राम फिनिश होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डीएलोकेट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट में टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस। पेरेंट अगर चाहे तो वो अपने चिल्ड्रन प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को अबॉर्ट कर सकता है यानी कि रिमूव कर सकता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर सकता है। ठीक है। चाइल्ड हैज एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज। चाइल्ड जो प्रोसेस होता है उसके पास जो रिसोर्सेज उसको एलोकेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। टास्क असाइन टू चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। चाइल्ड प्रोसेस का जो टास्क होता है या जो इंस्ट्रक्शन होती है उसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा लंबे अरसे तक। ठीक है। इफ पेरेंट इज एग्जिस्टिंग, अगर तो पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करते कि चिल्ड्रन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो विदाउट पेरेंट प्रोसेस, यानी कि अगर तो पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है तो चिल्ड्रन प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है। तमाम चिल्ड्रन टर्मिनेट कर जाते हैं इस केस में कि अगर आपके पास पेरेंट टर्मिनेट कर गया तो चिल्ड्रन भी टर्मिनेट कर दो। इस चीज को कास्केडिंग टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया। ओके व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था प्रोसेसेस का। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में हम फर्दर स्लाइड्स को प्रोसीड करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।